गोल्ड में काफ़ी उठापटक चल रही है। अब लोगों के मन में सवाल होगा कि ये तेज़ी कब तक रहेगी। ये गिरावट करेक्शन आता है वो भी टिकता नहीं है। कल हमने देखा था तेज़ गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से आज यहाँ पर तेज़ी बन गई और फिर से 96,000 रुपये के करीब आ चुका है। कब तक ये चलेगा, क्या हो रहा है, क्या फंडामेंटल ड्रिवन तेजी है या डेरिवेटिव मार्केट पेपर गोल्ड में जो ट्रेड हो रहा है उस वजह से ये तेजी है, सेंटिमेंट की वजह से तेजी है, क्या कुछ है इस मार्केट में, यही आज समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, गोल्ड में ये क्या हो रहा है, काफ़ी उठापटक है, क्या करना चाहिए जो इन्वेस्टर्स हैं जो लंबी अवधि के लिए खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए पहले सलाह दीजिए, फिर ट्रेड के लिए हम बात करेंगे। वेट करना चाहिए लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि गोल्ड में जो अभी लेटली जो मूवमेंट आया 3 दिन में हमने लगातार 50-50, 80-80 डॉलर का इजाफा होके गोल्ड को $3500 हिट करते हुए देखा। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है हर उछाले पे एक सेलिंग ही आएगा और बाजार में नया तेजी का रुख शॉर्ट टर्म में नहीं है। मेरा मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस अंडर प्रेशर रह सकते हैं। 96,500 पे बेचना चाहिए, फिर से 94, 93,500 तक गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं। उछाले पे बेचने का ही स्ट्रेटेजी इज द राइट स्ट्रेटेजी इन अ नियर टर्म। एक बार गोल्ड ने जो करना था वो कर दिया, सब तेजी के फैक्टर भाव में आ गए हैं, सो यहाँ से तेजी नहीं लग रही है। तो आपने दिया है यहाँ पर तेजी नहीं लग रही है। 96,500 तक अगर आपको भाव दिखता है तो वहाँ पर बेचे। जितनी भी खबरें हैं बाजार ने डाइजेस्ट कर लिया है और जैसे जैसे वहाँ पर पॉजिटिव बातचीत यूएस चीन में होगी, प्रीमियम कम होगा, भाव और नीचे आएंगे। 93-93,500 रुपये तक भी नीचे आने की संभावना कुणाल जी को नियर टर्म में दिख रही है। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए यही सलाह है कुणाल जी की तरफ से कि यहाँ पर आप वेट कर ले, भाव नीचे आने दे, बाजार में स्थिरता आने दे, फिर आप यहाँ पर खरीदारी करें। आज अगर किसी को ट्रेड करना है कुणाल जी गोल्ड में तो क्या करें? मेरी राय में मैंने जो स्ट्रेटेजी दी है वो है 60 सॉरी मेरी जो स्ट्रेटेजी है 96,300 या 500 के बीच पे शॉर्ट पोजीशन लीजिए और ऑन द डाउन साइड पे 94,000 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। 98,000 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत कीजिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। बाकी इंट्राडे ट्रेड करने जैसा मार्केट नहीं है। ट्रेड ना करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये डिस्क्लेमर आपके लिए, ये ध्यान में रखिएगा। आप मनोज जी बताइए गोल्ड में आपकी राय क्या है? नमस्कार ऋषुमन जी, बिल्कुल नमस्कार। मैं भी यहाँ कुणाल से सहमत हूँ, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो ऑलरेडी फैक्टर इन है प्राइस में और एक अच्छी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे ये लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड जो है बाइंग के लिहाज से फेवरेबल नहीं दिखता है। थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए। करेक्शन जो हुए हैं ऊपरी लेवल से और थोड़ा एक्सटेंड हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि कीमतें एक बार 93,000 से 92,500 तक के स्तर जो है वो टेस्ट करती हुई नजर आएगी। $3,200 तक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर एक बार आ सकती है। तो यहाँ पे बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो अगर थोड़ा उछाल आता है 96,500 के आसपास तो बिकवाली कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 97,300 का रहेगा और नीचे में 1 से 2 दिन के लिए 94,000 और उसके नीचे 92,500 तक एक बार जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में 94,000 पहला नीचे की तरफ और फिर 92,500 तक भी यहाँ पर गोल्ड आ सकता है। इस ट्रेड के लिए 97,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मनोज जी, चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी में कल तेजी दिखी थी लेकिन आज हल्की नरमी है, क्या इस पर क्या कहेंगे आप चांदी को लेकर? चांदी का हम अगर टेक्निकली देखें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव दिखता है और जो फंडामेंटल्स है वो भी सपोर्टिव है। कल हमने देखा कि यूएस के जो इकोनॉमिक नंबर्स आए थे वो बेहतर थे, चाहे वो न्यू होम सेल्स के हो या फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ट्रम्प की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं चाइना के साथ बात करने को लेकर के टैरिफ से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। हमारा मानना है कि 97,200 के स्तर मिले तो चांदी में वायदा में बाय किया जा सकता है। 96,600 का स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य यहाँ पे 98,400 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये राय चांदी को लेकर आपकी तरफ से। कुणाल जी, आप बता दीजिए चांदी में क्या करना चाहिए? कुणाल जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को और चांदी पर बताइए। मेरे हिसाब से 97,000 के आसपास चांदी में बाइंग करनी चाहिए 98,500 के टारगेट के लिए।
और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 95,900 का। सो ओवरऑल सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्म करेगी मेटल्स के कारण। अगर चाइना और यूएस के बीच में टेंशन कम होता है तो इंडस्ट्रियल मेटल्स और सिल्वर को इसका फायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर 98,000 के ऊपर चांदी जाएगी, लेकिन इस ट्रेड के लिए 95,900 का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर रिस्की एसेट्स में पैसा लौटता है तो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ में, क्योंकि 50% चांदी इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, उसका सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। और यूएस मार्केट में भी हम देख रहे हैं 2 दिनों में काफ़ी अच्छी वहाँ पर तेज़ी लौटी है। क्रूड की बात करते हैं। कच्चा तेल अगर आप देखिए तो कल 2% तक टूट गए थे दाम, लेकिन आज यहाँ पर हल्की तेजी दिख रही है। 2 तरह की खबरें, एक तो ये है कि ओपेक प्लस के कई सारे मेंबर्स जून में भी उत्पादन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इस तरह का प्रस्ताव है। और दूसरी खबर ये थी कि चीन के साथ गतिरोध खत्म करने की उम्मीद है। हालांकि वहाँ यूएस के ट्रेजरी सचिव का बयान आया कि जब तक दोनों देश अपने टैरिफ को कम नहीं करेंगे तब तक बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी, ये एक चिंता है। और ट्रंप भी एक साथ सारे चाइनीज गुड्स पे टैरिफ भी कम नहीं करने वाले हैं, तो ये भी तो एक गतिरोध बना रहेगा और अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो दोनों तरह की खबरें हैं। क्या होगा सर कच्चे तेल में, कुणाल सर? आई थिंक कच्चे तेल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा वो वीकेंड में ईरान और यूएस की मीटिंग है, उसका आउटकम। सो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएटली अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता है, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आते हैं, तो ऑयल बढ़ने के चांसेस है। कल ओपेक की साइड से सप्लाई बढ़ाने की बात की गई थी, उसके कारण ऑयल ऊपर आया है। बट डी एस्केलेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना और यूएस ईरान टॉक फेल, ये 2 चीज फिर से ऑयल को ऊपर लेके जा सकती है। तो 5320 पे बाई कीजिए, 5240 का स्टॉप लॉस रखिए, 5340 के आसपास बाई कीजिए और 5450 के टारगेट रख सकते हैं। तो ये सलाह आपकी तरफ से क्रूड में है। हालांकि ये शनिवार को तीसरे राउंड की बैठक है यहाँ पर ईरान में और यूएस में, देखते हैं वहाँ से क्या कुछ निकल कर आ रहा है। हालांकि पिछली बैठक की जो आउटकम थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। उम्मीद की जा रही थी कि न्यूक्लियर डील हो जाएगा यूएस में और ईरान में और वहाँ से एक्सपोर्ट फिर से बढ़ेगी। आप बताइए मनोज जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल आगे कैसी रह सकती है? वेरी शॉर्ट टर्म में बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम जो है देखने को मिल सकता है। कल हमने ऊपरी लेवल से अच्छा करेक्शन देखा था जब ओपेक की तरफ से उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ पे यूएस चाइना डीस्केलेशन की जो बात हो रही है तो उसके चलते कहीं ना कहीं डिमांड को सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। यूएस में स्टॉक्स में भी जो है गिरावट देखने को मिल रही है, तो वो भी सपोर्टिव है। 5300 के आसपास यहाँ पे कच्चे तेल में बाय करना चाहिए। मई का वायदा 5245 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य यहाँ पे 5420 के रहेंगे। तो 5420 तक ये काउंटर जा सकता है। ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या मनोज जी आपके पास? ऑप्शन में यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 5600 की कॉल ऑप्शन है वहां पे काफी अच्छा जो है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कल भी हमने जो कॉल ऑप्शन को 190 तक जाते हुए देखा था, फिर वहां से एक करेक्शन आई थी। वापिस यहाँ पे अगर 100 के आसपास कीमतें आती है 5600 के कॉल ऑप्शन की तो उसको लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस 74 का रखना चाहिए और लक्ष्य 160 तक के रखे जा सकते हैं। चलिए, तो क्रूड पर राय आ गई है। नेचुरल गैस की चाल देख लेते हैं। नेचुरल गैस में आज फिर से कमजोरी है, 268 के आसपास, करीब 1.5% के नीचे। नाइमेक्स पर भी $3 के नीचे है। यहाँ पर एक तो रिकॉर्ड उत्पादन है और माइल्ड वेदर का अनुमान है, साथ ही आगे दाम और मांग यहाँ पर घटने का अनुमान है। तो सारे फैक्टर्स यहाँ पर कमजोरी के, सीजनल डिमांड का जो फैक्टर है वो भी अब खत्म हो चुका है नेचुरल गैस के साथ, इससे यहाँ पर लगातार कमजोरी है। क्या करना चाहिए कुणाल जी एनजी में? नेचुरल गैस में फिलहाल कोई तेजी नहीं लग रही है। सब जो विंटर सीजन की डिमांड थी वो कंप्लीट इन्वेंट्री बिल्ट हो रही है। सो मुझे नहीं लगता है तेजी होगी। 260 के आसपास बेचिए, 245 का टारगेट, 266 का स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ और कमजोरी गहरा सकती है। आप मनोज जी, ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं या फ्यूचर्स में भी बता दीजिए कोई कॉल एनजी की? नहीं, मोमेंटम यहाँ पे नेगेटिव ही है, पर आज यहाँ पे कोई ऐसी रणनीति नजर नहीं आती है। आज यहाँ पे इन्वेंट्री का डेटा भी आएगा तो बेहतर होगा। यहाँ पे एक्सपायरी भी है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की, तो आज यहाँ पे ये काउंटर अवॉइड करने की सलाह रहेगी। ओके, और बेस मेटल्स में मनोज जी, सारे बेस मेटल्स आज हल्की कमजोरी दिखा रहे हैं। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, यहाँ क्या करना चाहिए? बेस मेटल्स में हमने देखा है कि कल जिंक और एल्यूमिनियम में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। जिंक काफी ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग संभावित लगती है अगले 2-3 सेशन में। तो जिंक का जो मई वायदा है वहां पे 251 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। 240
249 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और लक्ष्य 255 तक के रखे जा सकते हैं। जिंक को लेकर ये सलाह है। जिंक आपकी टॉप पिक यहाँ पर आ रही है। मई वायदा में खरीदने की सलाह, 251 के आसपास, 255 का टारगेट, 249 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। कुणाल जी, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स में? मेरी राय में बाई एक डिप्स है। बेस मेटल कॉपर में बाई कर सकते हैं आप 848 के आसपास। जिंक भी अराउंड 249 के आसपास बाई कर सकते हैं। सो बाई एक डिप्स की रणनीति रखिए। मेटल्स में बहुत ज्यादा मंदी नहीं नजर आ रही है। कॉपर और जिंक दोनों में यहाँ पे बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, ऐसा कुणाल जी को लगता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दो अहम खबर आपके लिए लेकर आएंगे। एक है पल्सेस मार्केट को लेकर, क्या नए अपडेट्स है, तुअर को लेकर, चने को लेकर बताएंगे आपको। साथ ही सरसों को लेकर एक अहम खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। क्या लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और बात कर लेते हैं दलहन मार्केट की। दलहन मार्केट को लेकर अपडेट ये है कि सरकार ने फिर से किसानों को इस बात का आश्वासन दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि एमएसपी पर 100% खरीदारी यहां पर अरहर की जाएगी। साथ ही और भी दालों की, जिसमें उड़द, मसूर की राज्य स्तरीय 100% खरीद को मंजूरी दे दी गई है। ये अपडेट है। चलिए, और खबर की डिटेल्स के साथ हमारे साथ विवेक अग्रवाल जी हैं, एमडी हैं भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के। शुक्रिया विवेक जी, आपने वक्त दिया। सबसे पहले अरहर से शुरुआत करेंगे। सर, क्या सरकारी खरीद की क्या अपडेट है और मंडियों में भाव कैसे हैं? कहा जा रहा है कि मंडियों में एमएसपी से भाव कम है सभी राज्यों में। क्या अपडेट है सर आपके पास? जी नमस्कार विष्णु मोहन जी। और नमस्कार। निश्चित रूप से आपने सही कहा, भारत सरकार ने अभी तक एनसीसीएफ और नाफेड के माध्यम से 3.82 मतलब लगभग 4 लाख टन के आसपास की तुअर प्रोक्योर की है एमएसपी के प्राइस पे। और जो लोकल मंडीज हैं उसमें अभी भी प्राइस एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। तो सरकार ने जो अपना वादा किया है उसमें बड़े एग्रेसिवली वो परचेसिंग के लिए काम कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अभी इसमें और थोड़ा टाइम लगेगा जब सरकार पूरा प्रोक्योर कर पाएगी। और उन्होंने लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है। लगातार इंपोर्ट और अच्छी क्रॉप के कारण पल्सेस में अभी सभी जो प्राइजेज हैं वो एमएसपी के नीचे चल रहे हैं या एमएसपी के आसपास चल रहे हैं। तो सरकार ने जो अपनी कोशिश की थी कि किसानों को भी वो उचित दाम दे सके और कंज्यूमर को भी रिटेल पे वो कंज्यूमर को भी एक अच्छा भाव दे सके, तो काफी हद तक सफल रही है। पर मुझे लगता है कि अभी चने पे प्रोक्योरमेंट उतनी बड़ी क्वांटिटी पे नहीं हुआ है। और जो मेरी जानकारी है, लगभग 25,000 टन के आसपास चना अभी प्रोक्योर किया है सरकार ने। और चने पे भी काफी काम करना बाकी है। मसूर और उड़द पे मुझे उतनी जानकारी नहीं, लेकिन मसूर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास जो इम्पोर्टेड मसूर है वो लिक्विडेट कर रही है सरकार। और मसूर पे भी बहुत एग्रेसिव बाइंग चालू नहीं की है। अगर आप इसको पूरे ओवरऑल के रूप में देखना चाहें तो सरकार की ये कोशिश है कि वो किसानों को एमएसपी पे अच्छा भाव दे, स्पेशली तुअर पे। और उसके बाद चने पे भी, चना ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, मार्केट जो एमएसपी है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट 2-3 महीने मतलब 15 मई के आसपास इसमें स्थिति बहुत स्पष्ट होगी कि सरकार के ये जो कदम है वो कितने ज्यादा इसका मार्केट पे असर पड़ता है। इन 2-3 महीनों में मोस्टली पल्सेस मार्केट का कंजम्पशन कम रहता है, तो उनकी बिक्री भी कम रहती है और त्योहारों का सीजन भी नहीं रहता। तो बाजार, अगर आप मुझे बाजार के माध्यम से पूछेंगे तो बाजार यहाँ से फ्लैट रहेंगे और थोड़े से बाजार हो सकता है एमएसपी के नीचे चले। सर, एक सवाल भाव को लेकर भी पूछ लेता हूं। क्या लग रहा है सर, कीमतें आपको आगे किधर जाती दिखती? पहले अरहर का भी बता दीजिए और चने को लेकर, क्योंकि किसान इस उम्मीद में भी होंगे कहीं एमएसपी तक पहुंचे, ऊपर भाव मिल जाए, क्योंकि किसानों की चिंता सबसे बड़ी वही है सर। देखिए, मुझे लगता है कि तुअर में तो बाजार बहुत ज्यादा तेज नहीं होंगे। यहाँ से हो सकता है 3 से 4 रुपए किलो तेज हो जाए, 3 से 4 रुपीज। उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास अफ्रीका के जो क्रॉप है उसकी 2-3 साल की इम्पोर्टेड क्रॉप मुंबई मार्केट में रखी हुई है, जिससे प्राइस पे दबाव बना रहता है। चने पे मुझे लगता है चने पे कुछ एक तेजी आ सकती है आने वाले टाइम पे, क्योंकि जो सरकार जो उम्मीद रख रही थी उतनी बड़ी मात्रा पे क्रॉप नहीं है, ऐसा प्राइवेट प्लेयर बोलते हैं। लेकिन उनके डाटा पे और उनके पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। लेकिन ये जो हम मार्केट में बात करते हैं, जो ट्रेडर्स बात करते हैं, किसान बात करते हैं, उसके आधार पे मैं बोल सकता हूँ कि
चने पे थोड़ी बहुत तेजी मुझे लगती है। अदरवाइज मसूर और आपके अरहर पे बाजार फ्लैट रहेंगे या फिर 3 से 4 रुपए किलो बढ़ेंगे, जो कि बहुत नॉमिनल बढ़त रहेगी। आने वाले टाइम पे अब बहुत अच्छा पिछले 2-3 साल का इंपोर्ट का स्टॉक आने वाले सामने इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट खुला रहेगा तो उपलब्धता बनी रहेगी, जिससे मार्केट स्टेबल रहेंगे या स्लाइटली थोड़े बहुत बढ़ेंगे। तो ये रिपोर्ट आप लोगों की तरफ से है कि चने में थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। अरहर और मसूर के भाव आपको यहाँ पर स्थिर होते दिख रहे हैं और सरकार की खरीद के जरिए, सरकार की एमएसपी पे खरीद के जरिए कोशिश यही है कि यहाँ पर किसानों को बेहतर भाव मिले और लगातार यहाँ पे सप्लाई भी पर्याप्त रखने की कोशिश हो रही है ताकि घरेलू कंज्यूमर्स है, जो इंडियन कंज्यूमर्स है, उनको भी कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनको भी सस्ती दालें मिले। लेकिन भाव अभी सारे दालों के काफ़ी नीचे आ चुके हैं। ज़्यादातर दालों के दाम अब एमएसपी के नीचे ही यहाँ पर मंडियों में हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ दलहन मार्केट में हो रहा है। एक और अहम अपडेट है मस्टर्ड को लेकर। सरसों की खरीदारी भी काफ़ी तेज हो गई है। नाफेड की जो रिपोर्ट है उसमें नाफेड ने रबी सीजन में अब तक करीब 2 लाख टन सरसों की खरीद की है। एमएसपी 5,950 रुपये प्रति क्विंटल का है और यहाँ पर अच्छी खरीदारी हुई है और सबसे ज़्यादा खरीदारी हरियाणा में हुई है। इस पर और ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ अनिल चटर्जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मोपा के। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त दिया। सर, सरसों को लेकर क्या रिपोर्ट है आपके पास सर? सर, सरसों गवर्नमेंट ने एमएसपी पे खरीद चालू कर दी है। नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से सबसे पहले हरियाणा में शुरू करी थी और वहाँ मोटा मोटी नेफेड और एनसीसीएफ मिला के 3.5 लाख टन सरसों खरीद हो चुकी। सेकंड, वहीं पे गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट की 2 संस्थाएं हैं, हैफेड और एचएसडब्ल्यूसी, उन्होंने भी करीब 3.5 लाख टन माल खरीद लिया। तो करीब 7 लाख टन माल तो आप मान के चलो हरियाणा अकेले में खरीद हो चुका, मार्च और अप्रैल मिला के। अदर स्टेट में खरीदी 10 अप्रैल से चालू हुई है, कहीं पे 15 अप्रैल से चालू हुई है, कहीं 21 अप्रैल से गुजरात में चालू हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप मोटा मोटी आने वाले अभी 2 महीने सरकार को माल खरीदना है एमएसपी पे, और किसान ने सरकार की एमएसपी पे माल तोलने के लिए माल रोका हुआ भी है। तो मुझे लगता है 5-6 लाख टन माल और तुल जाएगा। तो 7 लाख टन ये और 5-6 ये 12-13 लाख टन सरसों नई एमएसपी पे मिल जाएगी। गवर्नमेंट का टारगेट जो है वो 28 लाख टन का है, लेकिन वो इसलिए पूरा नहीं हो पाएगा कि लास्ट ईयर से इस साल तेल के दाम 30 रुपए किलो तेज है। आज ही के दिन लास्ट ईयर 101 रुपए किलो तेल के भाव थे, आज 131 रुपए तेल के भाव है। तो मोटा मोटी सरसों कई मंडियों में एमएसपी के आसपास बिक रही है, इसलिए सरकार के पास में लिमिटेड माल आएगा, बाकी माल मंडियों में एमएसपी के आसपास बिक जाएगा सर। आप मोटा ये मान के चलिए कि 13 से 14 लाख टन सरकार के पास सरसों आ जाएगी सर एमएसपी पे। कह रहे हैं कि मंडियों में एमएसपी के आसपास बिक जाएगा तो किसानों के लिए अच्छी बात है और सरकार पर भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा। हालांकि मंडियों की जो रिपोर्ट आ रही है, औसत भाव वहाँ पे कहा जा रहा है 5100 से लेके 6100 रुपए के ऊपर चल रहा है। तो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से भी भाव रहते हैं। एक सवाल आप बता दीजिए यहाँ पर, सरसों के जो उत्पादन का आप लोगों ने अनुमान जारी किया था कि 111 लाख टन के आसपास, क्या उत्पादन उसी आसपास में रहेगा? और दूसरा, भाव आगे किधर जाएंगे? देखो, उत्पादन की बात यह है कि जो हमने 111 लाख टन जारी किया था, उससे जो क्रॉप अभी आ रही है, क्रॉप हेल्दी है, ऑयल कंटेंट अच्छा है। थोड़ा सा माल किसान ने रोका हुआ है क्योंकि उसका ध्यान तेजी का है। क्रॉप लगभग 111 से प्लस ही बैठेगी, कम नहीं बैठेगी। और आपके मार्च में भी 11.5 लाख टन की क्रैशिंग हुई है, 15 लाख टन की अराइवल हुई है। इस अप्रैल में भी मुझे लग रहा है कि 13 लाख टन की क्रैशिंग होगी, 15 लाख टन की अराइवल होगी। तो उत्पादन वैसा ही बैठेगा। रही भाव की बात, तो मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर हम 101 रुपए किलो पे थे, इस बार अभी 131 रुपए किलो पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 131 रुपए किलो के तेल में कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। उसके पीछे कारण यही था कि सरकार ने सितंबर में 20% ड्यूटी बढ़ाई थी, दूसरा विदेशों में 10 से 15% की तेजी आई थी। उससे ये मार्केट लास्ट ईयर से 30% तेज है। उसमें और तेजी आ जाए वो माहौल मेरे को नजर नहीं आता साहब सरसों में। और एक और नई बात है कि सरकार के पास में 14 लाख टन नई सरसों आ जाएगी, 6 लाख टन पुरानी सरसों है, 18 लाख टन सोयाबीन है, 13 लाख टन मूंगफली है। और बाजार में भी स्टॉक काफी है, सोयाबीन का स्टॉक भी बाजार में काफी है, मूंगफली का भी काफी है। तो और अराइवल, इंपोर्टेड ऑयल्स की अराइवल बराबर है। तो बड़ी तेजी का इसमें कोई ध्यान नहीं। 2-3% की तेजी कभी देखने को मिले तो मिले, बड़ी तेजी मेरे को इसमें नहीं लगती है सर। जी, आपको नहीं लग रही है? थोड़ी बहुत तेजी लग सकती है। तो जैसा दलहन का हाल है वैसा ही तिलहन का हाल है, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को भी बेहतर भाव मिल जाए और
कंज्यूमर्स पर भी बोझ ना पड़े। जैसा भी हम दलहन मार्केट में भी बात कर रहे थे, वहाँ भी भाव स्थिर ही रहने वाला है और जो भी तेजी आ गई है अब यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी सरसों में नहीं दिख रही है। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त दिया और ग्राउंड की रिपोर्ट बता दी। चलिए अब मसालों की बात करते हैं, हल्दी की बात करते हैं। हल्दी में आज तेजी लौट आई है, 1% से ज़्यादा तेज दिख रहा है हल्दी वायदा, 14,850 के करीब है। मनोज जी क्या करे, ये तेजी टिकाऊ है, अब आगे कहाँ तक जाएगा हल्दी का भाव? हल्दी में हमने इसी सप्ताह कीमतों को 15,900 तक जाते हुए देखा था और वहां से फिर एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था पिछले 2 सेशन में। लेकिन हम देख रहे हैं कि 14,500 600 के स्तर जो है हल्दी का जो मई वायदा होल्ड कर रहा है एनसीडीईएक्स पे, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 14,700 के स्तर पर। 14,440 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 15,200 के लक्ष्य यहाँ पे इंट्राडे के लिए रहेंगे। दीजिए मनोज जी, धनिया कैसा दिख रहा है आपको, क्या वैल्यू बाई है क्या? अब तो 7,450 तक आ गया है। धनिया में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था। हमने 7,800 काफी समय से धनिया को होल्ड करते हुए देखा था, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में हमने 7,500 के भी नीचे कीमतों को फिसलते हुए देखा है। यहाँ पे हमारा मानना है कि 7,300 के आसपास जो एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो अगर किसी को लंबी अवधि के लिए बाय करना है तो 7,300 के स्तर के आसपास किया जा सकता है। जवाब सर जीरा पे दे दीजिए। जीरा फिर से आज 2% से ज्यादा कमजोर है, और गिर सकता है या मौका आ गया है अब खरीदने का? जीरे में हमारा मानना है कि 22,200 की रेंज में एक सपोर्ट रहेगा, तो वो लेवल पे बाय करना चाहिए वर्तमान लेवल से। और अगर 500 रुपए का डीप आता है तो वहां पे बाय करें। आज थोड़ा यहाँ पे वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए। सर आपने वक्त निकाला। मनोज जी, कुणाल जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन, इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं।